तो कहानी की शुरुआत एक पार्टी को दिखाने से होती है जिसमें कई सारे अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शोधकर्ता आए हुए थे। इसी पार्टी में हम लूक, जिम, फिल, वुडी और वुडी की पत्नी टेरी को देखते हैं। ये सभी लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि लूक कुछ हफ्ते बाद एक स्पेस मिशन के लिए मार्स यानी मंगल ग्रह पर जाने वाला है, जबकि इस दौरान उसके दोस्त जिम, फिल, वुडी और टेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उसके मिशन की निगरानी रखने का काम करेंगे। इनके बीच की बातों से हमें ये पता चलता है कि पहले इस मिशन के लिए जिम और उसकी पत्नी मैगी जाने वाले थे, लेकिन अचानक मैगी की तबीयत खराब होने की वजह से जिम ने इस स्पेस मिशन में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो मैगी के पास रहकर उसका ख्याल रखना चाहता था। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस बीमारी की वजह से जिम की पत्नी की मौत हो जाती है, जिस कारण वो अंदर से बुरी तरह से टूट जाता है। और यही वजह थी कि जिम की जगह लूक को मंगल ग्रह पर जाने के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ से सीन 13 महीने बाद के समय पर शिफ्ट होता है और हम लूक के साथ कुछ और अंतरिक्ष यात्रियों को देखते हैं, जिन सब ने मार्स पहुंचकर वहां पे अपनी खोजबीन शुरू कर दी थी। इस खोज के दौरान उन अंतरिक्ष यात्रियों को अपने सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है, जिसमें से कोई सफेद पत्थर जैसी चीज नजर आ रही थी। उसे देखकर पहले तो इन्हें लगता है कि शायद ये बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, लेकिन मार्स पर बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा मिलना लगभग नामुमकिन बात थी। इसलिए वो ये सारी जानकारी स्पेस स्टेशन के पास भेजते हैं। साथ ही लूक और उसके सभी साथी एक और वीडियो मैसेज के जरिए जिम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि जिस दिन उनका मैसेज स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाला था, असल में उसी दिन जिम का जन्मदिन भी था। इसके बाद वो सभी उस सफेद पत्थर जैसी चीज की नजदीक से जांच करने के लिए उसके पास जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि इस पत्थर से किसी तरह की धीमी आवाज आ रही है, इसलिए वो अपनी मशीनों के जरिए उस आवाज को कैप्चर करके खुद कुछ सिग्नल्स उस पत्थर की ओर भेजते हैं। लेकिन ऐसा करते ही उनके सारे डिवाइस अचानक से काम करना ही बंद कर देते हैं और देखते ही देखते आसपास के पत्थर हवा में उड़ने लग जाते हैं, जिसके साथ वहां धूल भरा एक तेज तूफान उठने लग जाता है, जो एक बड़े से सांप का आकार ले लेता है। और फिर वो तूफान इन सभी की तरफ बढ़कर पल भर में उनमें से 3 लोगों की जान ले लेता है। अब इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों के मरते ही वो तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं पत्थरों के हट जाने की वजह से हम उस सफेद से दिखने वाले बड़े पत्थर को देख पाते हैं, जो कि असल में किसी इंसान जैसा बड़ा सा चेहरा होता है। लेकिन यहाँ पर इतना विशाल इंसानी चेहरा आखिर कैसे बना, इस बात का पता हमें मूवी में आगे चलेगा। इसी बीच उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूक और उसके साथियों के साथ हुआ क्या है, क्योंकि उनका संपर्क मार्स पर गए अंतरिक्ष यात्रियों से टूट चुका था। हालांकि कुछ देर बाद वो लोग स्क्रीन पर मार्स ग्रह की तस्वीर देखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि मार्स ग्रह पर बहुत भयानक तूफान आया था और शायद इस तूफान की वजह से उनके सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए हैं। इस बात को सुन लूक के चारों दोस्त बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी दूसरी सैटेलाइट से संपर्क होते ही उन्हें लूक का वीडियो मैसेज मिलता है, जिसमें लूक बता रहा होता है कि उस भयंकर तूफान में मेरी टीम के लोग तो मारे गए, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। अब इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, उनका संपर्क दोबारा से टूट जाता है। ये देख लूक के चारों दोस्त उसे बचाने के लिए मार्स पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका सीनियर जिसका नाम रे था, वो उन लोगों को मार्स पर जाने की अनुमति नहीं देता। वो बताता है स्पेस स्टेशन से मार्स तक जाने में पूरे 6 महीने का टाइम लगता है और इतने समय तक लूक का बच पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ रे को ये शक भी था कि उन्हें लूक का वीडियो मैसेज मिलने तक क्या पता लूक जिंदा ही ना हो। पर इसके बावजूद वो चारों किसी तरह रे को मना लेते हैं, जिस पर रे उन्हें एक स्पेस शिप देकर मार्स ग्रह पर जाने की परमिशन दे देता है। आगे हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां फिल कुछ कैंडीज से डीएनए जैसा स्ट्रक्चर बनाकर जिम को दिखाते हुए कहता है कि ये डीएनए मेरी होने वाली पत्नी का होगा, जिस पर जिम उसमें से कुछ कैंडीज लेकर खा लेता है। इसके बाद जिम अकेले बैठकर अपनी पत्नी मैगी को याद करते हुए उसके वीडियोस देखने लगता है। अब इसी तरह से सफर करते हुए जब इन सभी को मार्स तक पहुंचने में सिर्फ 1 दिन ही बचा होता है, तो फिल और टेरी मार्स पर जाने का सिमुलेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी शटल के आसपास घूम रहे मीटियोरॉइड्स के छोटे छोटे टुकड़े उनके शटल से टकराकर उसमें कुछ छोटे छेद कर देते हैं। इसमें से एक छेद से मीटियोरॉइड्स फिल के हाथ पर जा लगता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। साथ ही इन छेदों की वजह से स्पेस शटल की ऑक्सीजन कम होने लगती है, जबकि फिल के हाथ से निकला खून एक जगह से बाहर निकलने लगता है और ये वही जगह थी जहां छेद हुआ था। ये देख वुडी उसे बंद कर देता है, लेकिन अब भी उनके शटल का ऑक्सीजन कम हो रहा था, यानी दूसरा छेद अभी बचा था। पर उसे ठीक करने के लिए वुडी को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसे दूसरा छेद नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ टेरी एक ड्रिंक का पाउच लेकर उसकी ड्रिंक को बाहर निकाल देती है और ऐसा करते ही वो ड्रिंक शटल के दूसरे छेद से बाहर निकलकर बर्फ की तरह जम जाती है, जिसे देखकर बाहर मौजूद वुडी उस दूसरे छेद को भी बंद कर देता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन जो 10% पर पहुंच गई थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वुडी वापस अंदर आ जाता है, जबकि हम देख पाते हैं कि उनके शटल के फ्यूल पाइप में मीटियोरॉइड्स की वजह से काफी सारे और छेद हो गए हैं।
लेकिन इस बात का उन सबको बिल्कुल भी नहीं पता होता। इसलिए वो लोग मार्स पर उतरने के लिए शटल के फ्यूल को चालू करके उसे इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं, पर उनका बहुत सारा फ्यूल उसके पाइप के छेद से निकलकर स्पेस में जम जाता है और वो जमा हुआ फ्यूल उनके शटल के पीछे की ओर तैरने लगता है। तभी जिम शटल को इग्नाइट करता है, जिससे शिप के पीछे तैर रहे फ्यूल में आग लगने के कारण जोर से धमाका होता है और उसका इंजन टूटकर अलग हो जाता है, यानी कि अब सभी लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। इसी बीच उन्हें नासा के रिसप्लाई मॉड्यूल के बारे में याद आता है, जो नासा ने सालों पहले मार्स की ऑर्बिट में भेजा था, और यही एक रास्ता था जिसकी मदद से वो सभी सही सलामत मार्स तक जा सकते थे। यहाँ वुडी के कहने पर वो सभी अपने शटल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर पर उन्हें रीसप्लाई मॉड्यूल दिख जाता है। इस पर वुडी एक तार को लेकर अपने आप को रीसप्लाई मॉड्यूल तक लॉन्च करने का फैसला करता है, ताकि वो इस तार के दूसरे हिस्से को उससे जोड़ सके और इसके जरिए बाकी सभी मॉड्यूल तक आराम से पहुंच जाएं। लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण वो उस मॉड्यूल से टकरा जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। इससे होता ये है कि वो इस मॉड्यूल से काफी दूर निकल जाता है, मगर उसने इस सब के बावजूद वो तार रीसप्लाई मॉड्यूल तक पहुंचा दी थी, जिसकी मदद से जिम, फिल और टेरी उस मॉड्यूल तक पहुंच जाते हैं। वुडी की जान को खतरे में देख टेरी आगे जाकर उसकी तरफ वायर गन से एक वायर लॉन्च करती है, लेकिन वो वायर वुडी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसलिए टेरी और आगे जाकर अपने पति को बचाना चाहती थी, जिस पर वुडी उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हारे सूट में इतना फ्यूल नहीं है कि तुम आगे आकर वापस से रीसप्लाई मॉड्यूल तक जा सको। इसलिए वुडी उसे वापस जाने को कहता है, पर टेरी अब भी उसे बचाने की जिद कर रही थी। इस कारण वुडी अपना हेलमेट हटा देता है और ऐसा करते ही उसका चेहरा बर्फ की तरह जम जाता है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर टेरी को बहुत दुख होता है, लेकिन जिम और फिल के कहने पर वो वापस आ जाती है। इसके बाद ये तीनों किसी तरह मार्स पर पहुंचकर वहां मौजूद बेस कैंप में चले जाते हैं, जहां जिम को हरे भरे पेड़ पौधे, पानी और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी पृथ्वी की तरह एक समान मिलता है। इसलिए सभी अपना हेलमेट हटा देते हैं। तभी अचानक से उन पर लूक आकर पीछे से हमला कर देता है, जिसे किसी तरह से रोककर सभी लूक को समझाते हैं कि हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं। उन सब से लूक को वुडी की मौत के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर उसको बहुत दुख होता है। ये सब बातें करने के बाद लूक उन सभी को उस बड़े से सफेद रंग के इंसानी चेहरे के बारे में बताता है कि उसमें से अक्सर कुछ आवाजें आती रहती हैं, जिन्हें X, Y और Z एक्सिस पर रखने से मुझे इंसानी डीएनए जैसा स्ट्रक्चर मिला, लेकिन इस डीएनए स्ट्रक्चर में से क्रोमोसोम्स वाला आखिरी हिस्सा गायब है। इसे देखकर फिल कहता है कि ये डीएनए संरचना तो पूरी तरह से इंसानों जैसी ही है, जिस पर टेरी बताती है कि चिंपैंजी और इंसानों के डीएनए में सिर्फ 3% का ही अंतर होता है। फिर भी हम इंसान उनसे कितने ज्यादा विकसित हैं, और यहाँ तो पूरा क्रोमोसोम्स ही गायब है। तो हो सकता है कि ये डीएनए जिस प्रजाति का है, ये इंसान तो नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये कोई एलियन प्रजाति है। आगे जिम को कैंडीज देकर फिल वाला किस्सा याद आता है कि किस तरह से फिल ने कैंडीज से एक डीएनए स्ट्रक्चर तैयार किया था। इस सब से जिम को ये समझ में आता है कि ये डीएनए जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है, ताकि हम इसे पूरा करके इसका सही सिग्नल उस विशाल चेहरे की तरफ वापस भेजें। जिम कहता है कि लूक की टीम ने इस चेहरे की तरफ कुछ सिग्नल फायर किए थे, जिन सिग्नल्स को इस एलियन प्रजाति ने अपना जवाब मान लिया था, पर क्योंकि वो जवाब हमारे डीएनए क्रोमोसोम्स को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उस चीज ने लूक और उसकी टीम को अनजान समझकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें किस्मत से लूक की जान बच गई। यानी अब हमें इस सिग्नल से गायब क्रोमोसोम को सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा और फिर उस सिग्नल को वापस उस विशाल चेहरे की तरफ फिर से ट्रांसमिट करना होगा। इसके बाद सभी गायब क्रोमोसोम का पता लगाकर उसे जल्दी से सिग्नल में कन्वर्ट करके एक रोवर के जरिए उस विशाल चेहरे की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसके वहां पहुंचते ही उस चेहरे में एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है और इसी रोशनी के साथ वहां एक दरवाजा खुल जाता है। ये देख जिम, लूक और टेरी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जबकि वो लोग फिल को ये निर्देश देते हैं कि अगर एक निश्चित समय के बाद हम तीनों बाहर ना आए तो तुम बिना सोचे लूक की शिप से वापस पृथ्वी की तरफ लौट जाना, ताकि मार्स की इस अजीब सी चीज के बारे में वहां के लोगों को भी पता चल पाए। उधर उन तीनों के अंदर पहुंचते ही वहां का दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं जिम देखता है कि उसके डिवाइस में पृथ्वी जैसा बदलाव दिख रहा है, यानी कि इस जगह पर पृथ्वी जैसा वातावरण है, इसलिए सभी अपना हेलमेट उतार देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें करोड़ों साल पहले का सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल नजर आता है, जिसमें पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी जैसा ही एक और ग्रह नजर आ रहा था, जो कोई और ग्रह नहीं बल्कि मार्स यानी मंगल ग्रह ही था। इसका मतलब ये है कि करोड़ों साल पहले मार्स पर पृथ्वी जैसा ही वातावरण मौजूद था। तभी उनके सामने एक एलियन आता है, जिसके चेहरे की बनावट काफी हद तक इंसानों जैसी ही थी,
वो एलियन इन तीनों को दिखाता है कि एक दिन अचानक से एक विशाल उल्कापिंड मार्स से टकरा गया, जिस कारण मार्स पर मौजूद सभी जीवन खत्म होने लग गया और मार्स वैसा ही दिखने लगा जैसा कि वो अब है। वहीं मार्स से उल्कापिंड टकराने की वजह से वहां रहने वाले एलियंस, जिन्हें मार्शियन कहा जाता था, वो बहुत सारे स्पेसशिप लेकर इस गैलेक्सी से बाहर जाने लगे, जबकि उनमें से एक स्पेसशिप ने पृथ्वी पर जाकर अपना डीएनए पृथ्वी पर छोड़ दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने लगी और धीरे धीरे करके बाकी प्रजातियों के साथ इंसान भी विकसित हुए। और क्योंकि पृथ्वी का वातावरण मार्स से अलग था, इसलिए इंसान इन एलियंस से काफी अलग तरह से विकसित हुए। अब इसका मतलब ये है कि ये मार्शियंस ही असल में इंसानों के पूर्वज हैं। यहाँ उस एलियन को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि ये वही एलियन है जिसने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की और एक बहुत उन्नत प्रजाति होने के कारण वो इतने सालों तक जिंदा रह पाया। दरअसल वो एलियन इसी इंतजार में था कि कभी न कभी कोई बुद्धिमान जीव मार्स पर आकर उसकी डीएनए वाली पहेली को सुलझाकर अपने पूर्वजों के बारे में जान पाएगा। और आज वो दिन आ गया जब लूक, जिम और टेरी अपने पूर्वज से मिल रहे थे। इसके बाद वो एलियन इन सभी से कहता है, तुम चाहो तो हमारे साथ एक दूसरी गैलेक्सी के दूसरे ग्रह पर साथ में रह सकते हो, जहां बाकी एलियंस रह रहे हैं। जिस पर जिम उसका ये ऑफर स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाकी सभी को वापस पृथ्वी पर जाना था क्योंकि उनकी वहां एक जिंदगी थी। पर जिम ने अपनी पत्नी को खो दिया था, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो जहां भी रहे। जिम उस एलियन के कहने पर सफेद सी दिखने वाली एक चीज पर जैसे ही पैर रखता है तो वो एक तरह के कैप्सूल में बदल जाती है, जिसमें कुछ ही देर में पानी भरना शुरू हो जाता है। पर फिर भी जिम आराम से सांस ले पा रहा था। बाकी लूक और टेरी उसे अलविदा कहकर फिल के पास चले आते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम उस विशाल चेहरे को टूटते हुए देखते हैं, जिसमें से एक एलियन स्पेसशिप निकलकर अंतरिक्ष की ओर चला जाता है। वहीं लूक, फिल और टेरी भी वापस पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।